हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम आ चुके हैं अपना फिजिक्स कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर बैच विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेकर के। हमने पहला इसका वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट इसका नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसे जरूर देखिएगा ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में जितने भी थ्योरी और जितने भी फार्मूला बताए गए हैं वो आप अच्छे से देख सकें। और आज उसी कड़ी में हम न्यूमेरिकल्स लेकर के आ गए हैं। उसी चैप्टर का हमने फार्मूला और थ्योरी आपको बता रखा है और उन्हीं इंपॉर्टेंट फार्मूला और थ्योरी पे हम कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल सवाल हैं, हम जिसको हल कराएंगे। तो आप क्रम से उसको बड़े ही अच्छे तरीके से नोट करिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। जैसे हमने एक सवाल ले रखा है, चांदी के नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। और जबकि बोला है नाभिक की जो त्रिज्या है वो इतनी मीटर है और चांदी का जो परमाणु क्रमांक है वो तो हमें पता ही है 47 होता है। AK47 की जगह हम कहेंगे AG47। क्या कहते हैं? AG47। ठीक है, तो अब इसके लिए हम पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होता है, जो डाटा दिया है उसे लिखना होता है। ठीक है, ताकि हम जो भी फार्मूला है, जो भी हमारा यहाँ पर सवाल को हल करने वाला विधि है, मेथड है, उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें। अब हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या चीज दिया है उसको लिखते हैं। हमें ये दिख रहा है कि जो परमाणु क्रमांक है चांदी का वो दिया हुआ है, तो हम उसको लिखने के लिखेंगे नाभिक में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, या फिर कहेंगे परमाणु क्रमांक। तो लिखेंगे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, या इसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और ये कितना दे रखा है? 47 यानी 47 दे रखा है। फिर आगे कह रहा क्वेश्चन कि जो इसकी त्रिज्या है, नाभिक की जो त्रिज्या है, नाभिक की जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम कैपिटल R से दिखा दे रहे हैं और यहाँ पर स्मॉल n से इनकी संख्या को स्मॉल n से दिखा दे रहे हैं। ये कितना है? 3.4 × 10⁻14 मीटर है। ठीक है, इतना दे रखा है। अब इसके बाद हमें कह रहा है कि आप चांदी के नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कर लीजिए, ये बोला है। तो क्या लिखेंगे? इसलिए चांदी के नाभिक पर वैद्युत विभव, और हमें पता है वैद्युत विभव ही बराबर सूत्र क्या होता है? 1/4πε0 Q/r। ये हमने बता रखा है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल r ना होकर के क्या हो जाएगा? कैपिटल R। ठीक, तो हम यहाँ लिखा देंगे कैपिटल R। अब हमें यहाँ पर वैल्यू को भरना है और सवाल को हल करना है। कैसे सवाल होगा? v बराबर इस पूरे का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। हमने बता रखा है इस 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है, और इंटू में जो q है, जो आवेश है। अब यहाँ तो आवेश दिया नहीं है, तो आवेश को हम नोट करेंगे, हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? स्मॉल e का आवेश, स्मॉल e का आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? q बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम इतना होता है। ठीक है, और इसके बाद त्रिज्या हमने लिख रखा, तो इसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 1.6 × 10⁻19 कूलम इतना लिख लेंगे। और एक चीज और हम कहेंगे आपसे कि यहाँ पर बोला कितना है? क्या बोला है? परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या जो हमारा है 47 है। क्या है? n, स्मॉल n बराबर, तो इसे भी यहीं पे लिख लेंगे × 47, क्योंकि कुल कितने हैं? 47 इसमें प्रोटॉन है। इनकी प्रोटॉनों की संख्या जो है वही तो परमाणु क्रमांक होता है। तो 47 एक प्रोटॉन पे कितना आवेश है? कुल 47 पे कितना होगा भैया? इनका हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, पूरा कर लेंगे। और यहाँ r का मान क्या दे रखा है? 3.4 × 10⁻14 मीटर। अब अगर हम इसको हल करें तो हल करने पर हमारा क्या बनेगा? जैसे अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा करना है 16 बन जाएगा 34, तो 16 × 32, 2 बचे 1 बार जाएगा, 4 बच गए, और 16 × 32, फिर 16 बचे 80, यानी 2.125 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब इससे या तो इसमें डिवाइड करें या तो इसमें डिवाइड करें। अगर इससे हम इसमें डिवाइड करते हैं तो लगभग कितना आएगा? 4.4 के करीब में आएगा, और इनका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1.99 या 98 के लगभग में आएगा। और ये -14 ऊपर जाएगा तो +14 बन जाएगा जो पावर में है यहाँ, और -19 ऊपर पहले से है और ये ऊपर जाकर के +14 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
और यहाँ से जो 47 था इसमें मल्टीप्लाई करने में एक घात यहाँ से निकल जाएगा बाहर। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल मिला करके इनका और इनका जब हम आपस में गुणा करते हैं तो हमारा 199 लगभग आएगा। कितना आएगा? 199। और 19 में से 14 जाएगा, बचेगा 5। लेकिन अब हम यहाँ दशमलव लगा के 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पर घात 9 भी है तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 यहाँ प्लस में है, ठीक है। और ये 14 और 9 कितना हो जाएगा? 14 और 9 23 हो जाएगा। 23 में से 19 बचेगा 4 होगा और 2 से क्या जाएगा? 4 को 6, कितना वोल्ट हो जाएगा हमारा। यानी फाइनली जब हम हल करेंगे तो हमारा यहाँ 10 की पावर 9 प्लस में यहाँ दिख रहा है और -19 यहाँ है तो ये घट करके -10 ऑलरेडी बन गया। और ये 14 जब ऊपर जाएगा तो +14, 14 में से 10 जाएगा 4 बचेगा और दो संख्या इसका दशमलव इधर लाएंगे तो 4 2 6 बन जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1.99 10 की पावर 6 वोल्ट। ये हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसे हम इरेज करेंगे, आप लिख लीजिए इसको। जैसे दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन हमने ले रखा है, क्वेश्चन है 10 सेमी होगा, 10 सेमी भुजा वाले एक समषष्ठ भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, का आवेश है तो षष्ठभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। अब इसे हम हल करेंगे। हमें क्वेश्चन बोल रखा है कि 10 सेमी भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है तो षष्ठभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमें जब कर दिया तो हमें करना क्या है? पहले एक फिगर बनाना है। कैसा? षष्ठभुज का। तो हम बना रहे हैं फिगर, ध्यान से देखिएगा। 4 5 और 6 इनको इससे मिला लेते हैं, इनको इससे मिलाते हैं और इनको इससे मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका बन गया सेंटर O, केंद्र O बन गया और इनके सभी शीर्षों का हम क्रमशः नाम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? मान लीजिए यहाँ पर A है, B है, क्रम से लिखेंगे A B C D, C है, D है, E है और F है, ठीक। कुल 6 शीर्ष हो गए। प्रत्येक शीर्ष पर कितने आवेश हैं? प्रत्येक पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है और जो इनकी दूरी है केंद्र से वो कितनी है? 10 सेमी की है। ये प्रत्येक की है, इनकी भी सबकी क्या है? 10 सेमी की दूरी पर प्रत्येक आवेश में अपने केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर प्रत्येक आवेश स्थित है और प्रत्येक बिंदु पर आवेश कितना है? 5 माइक्रोकूलम का प्रत्येक आवेश है। सभी पर A B C D सभी का मान कितना है? 5 माइक्रोकूलम है, ठीक। तो करें षष्ठभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। तो हमें विभव ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना होगा? पहले हमें डाटा को लिखना होगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए पहले डाटा में दिया उसको लिखते हैं। डाटा में क्या करें? 10 सेमी भुजा, ठीक है ना। तो जो भुजा है वो हमें क्या दिया है? 10 सेमी। तो लिखेंगे भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में पहले चेंज कर लेंगे। तो 10 में 100 का भागा लेंगे तो 1.10 की पावर -1 लिखते हैं, फिर 10 × 10 की पावर -2 मीटर, ऐसे कर सकते हैं। 10 × 10 की पावर -2 मीटर कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। तो क्या लिखेंगे? प्रत्येक शीर्ष या प्रत्येक शीर्ष पर आवेश, ऐसे कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? प्रत्येक शीर्ष पर आवेश Q बराबर कितना है? 5 माइक्रोकूलम, ठीक। 5 माइक्रोकूलम है तो इसे हम लिखेंगे 5 × 10 की पावर -6 कूलम। जो माइक्रो या माइक्रोन होता है उसका मान होगा 10 की घात -6। तो 5 × 10 की घात -6 कूलम है, ठीक है। अब करें केंद्र O पर परिणामी विभव ज्ञात करने के बोला है केंद्र, इसलिए या चूंकि लिखेंगे, चूंकि केंद्र O पर परिणामी विभव। तो हमारे पास विभव का सूत्र क्या बना है? V बराबर 1/4πε0 और Q/r, चाहे स्मॉल r लिखें चाहे क्या लिखें? कैपिटल R लिखें। और ये जो हम बताएंगे आपको भुजा है ये 10 सेमी का, ये भी हमारा क्या बन रहा है?
त्रिज्या ही तो बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, स्मॉल आर ही तो बन रहा है, तो इसको हम आर बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना, स्मॉल आर का मान लिख सकते हैं, हमारा त्रिज्या बन जाएगा। लेकिन एक चीज और है, सभी आवेश क्या है, बराबर है, और कितने कुल है, 6 आवेश है, कितने हैं, 6 आवेश, तो हमारा सिग्मा लग जाएगा, यहाँ पर सिग्मा लग जाएगा। जब एक या एक से दो या दो से अधिक होंगे तो वहां पर सिग्मा लग जाता है, ठीक है ना, सिग्मा क्यू, क्योंकि एक नहीं अनेक आवेश है, कुल कितने आवेश है, 6। तो अब मान भर के हल करेंगे, v बराबर इस पूरे का वैल्यू होता है 9 × 10 की पावर 9, और इनटू में कितने हैं, कुल 6 हैं, और प्रत्येक में 5 × 10 की पावर -6 कूलम का आवेश है, और त्रिज्या कितना बन जाएगा, 10 × 10 की पावर -2 का, ठीक है। तो यहाँ से 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 है और ये 9, 9 3 के 27 इंटू ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 बनेगा, 9 और 2 11 बन जाएगा, और 11 में से 6 घटेगा, 10 के घाते क्या बनेगा 5, या इसको लिख सकते हैं 2.7 × 10 की पावर 6, और विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, ये मैंने बता रखा है, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए, फिगर ये हमारा ऐसा फिगर लिख लेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक कुलिज नलिका में कैथोड व एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट है, किलो वोल्ट, तथा उनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन के जाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार मैं इसको बता रहा हूं। एक पुलिस नलिका में कैथोड व एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट है, ठीक है। विभवांतर भी का मान जो है 200 किलो वोल्ट दिया था। उनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। जो दूरी है, दूरी को स्मॉल डी से दिखा रहा है, वो 25 सेंटीमीटर। तो नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन के जाने में उसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही है, वही हमें ज्ञात करना है। ऊर्जा में वृद्धि हो रही है वही हमें ज्ञात करना है, ई का मान हमें ज्ञात करना है। कुल मिला करके पहले हम तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद उसकी ऊर्जा में कितना वृद्धि हो रहा है उसे हम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखते हैं, डाटा लिखते हैं। जो डाटा हमें दिया हुआ है, हमें डाटा में क्या दिया हुआ, बोला है कि पुलिस नलिका में कैथोड व एनोड के बीच जो विभवांतर है वो क्या दे रखा है, 200 किलो वोल्ट। तो लिखेंगे विभवांतर भी बराबर कितना है, 200 किलो वोल्ट, ठीक है ना। तो 200 किलो वोल्ट का मतलब इसमें 200 में 1 किलो यानी 1000 का गुणा करेंगे इनटू 10 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 200 गुणित 10 की पावर 3 वोल्ट ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या बोला है, उनके बीच की जो दूरी है वो दूरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दूरी स्मॉल डी बराबर क्या, 25 सेमी दे रखा है। तो हम इसमें 100 से भाग करेंगे तो 25 गुणे 10 की घाते -2 मीटर है, क्योंकि हमें मीटर में बनाना ही पड़ता है, ठीक। इसका मान को हमेशा सेमी से मीटर में बदलना पड़ता है। अगर मीटर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात याद रखें, मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये सब बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आने वाला है इस चैप्टर से, ठीक है। और आगे फिर क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले वैद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर V/D। फार्मूला हमने बनाया था, आप पहले वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, E बराबर V/D। अब इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, मान भरेंगे। E बराबर V का मान कितना है, 200 गुणे 10 की पावर क्या है 3, इतना वोल्ट है, ठीक है। और नीचे दूरी कितना है, 25 गुणे 10 की पावर -2, इतना मीटर है। तो 25 वाट कितना होता है, 200 होता है। तो E का मान क्या हो जाएगा
8 गुर्दे, और ये -2 जब ऊपर जाएगा तो +2 बनेगा, 3 और 2 में कितना होगा 5, इतना वोल्ट इनटू मीटर है, वोल्ट इनटू मीटर है इसका मान। ठीक है, जैसे ही हम ई का मान निकाल लेंगे, अब पूछा है फिर हमसे कि कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन के जाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि, क्या पूछा है, ऊर्जा में वृद्धि पूछा है। तो अब ऊर्जा में वृद्धि के लिए क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी K बराबर क्या होता है, V इनटू Q होता है इसमें। ठीक है ना, तो लिखेंगे ऊर्जा में वृद्धि, तो ऊर्जा में वृद्धि K बराबर V इनटू Q हो जाएगा, V इनटू Q। तो Q का मान तो हमें पता है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि 1.6 × 10⁻90 होता है, और V का मान यहाँ पर दे रखा है 200 × 10⁻³ वोल्ट दे रखा है। अभी दोनों मान को भर के क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा V का मान 200 × 10⁻³ और यहाँ पर 1.6 × 10⁻90 कूलम है। तो अगर हम कहें कि 1.6 में गुणा करके किसका 2 का फिगर, और इसको हम 200 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻5 क्योंकि 3 घात पहले से था और इनका 2 घात, यानी 2 0 का 2 घात निकल के यहाँ हो गया, तो क्या जाएगा 16 × 32 यानी 3.2 गुणते -19 में से 5 क्या जाएगा, घटेगा तो -14, इसका -14। और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है पता है हमें, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, इतना जूल, तो 3.2 × 10⁻14 जूल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। हमने क्या किया, पहले हमने जो डाटा दे रखा है क्वेश्चन में उसको लिखा, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/T फार्मूला, इसमें हमने वैल्यू भरा, वैल्यू भर के हल किया तो इतना मान आ गया, इतना वोल्ट इनटू मीटर। अब ऊर्जा में वृद्धि पूछा है, कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन को जाने में ऊर्जा में वृद्धि, तो ऊर्जा में वृद्धि के लिए K बराबर V × Q होता है, ये भी हमने लिखवा रखा है सूत्र, और इसमें V और Q का मान जो दिया वो भर के हम हल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसे हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पारे की, पारा जो Hg होता है, पारे की 27 बूंद, ठीक है, बूंदों को 10 वोल्ट के समान, 10 वोल्ट के समान विभव, 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है। सभी आवेशित बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने पर बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। कह रहे कि पारे की 27 बूंदों को, पारे की जो 27 एक समान 27 बूंदे हैं, 27 बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया जा रहा है। ठीक है, तो सभी आवेशित बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने पर बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। अब जो 27 छोटे छोटे बूंद है ना, उनको मिलाकर के एक बड़ा बूंद बना दिया गया है। तो हमें ये पता है, हमें जानते हैं आयतन के नियम से कि छोटे छोटे कितना हो नंबर में, कितना हो संख्या में कोई भी चीज हो, अगर उन्हीं से मिलकर के एक बड़ा आकृति बनता है, बड़ा आकार बनता है, तो छोटे छोटे सभी आकार और एक बड़ा वाला आकार दोनों का जो आयतन है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, या इसमें पानी है, इस बोतल में पानी, मान लीजिए आधा मैंने भर रखा है, अगर ये पूरा पानी भरा होता तो हम कहते हैं कि पूरा 1 लीटर पानी, 1 लीटर का यह बॉटल है, 1 लीटर पानी आ रहा है, तो ये इतना लंबाई में है। ठीक है, अब इसको अगर हम किसी दूसरे छिछले बर्तन में भरते, किसी कटोरे में भरते या किसी और दूसरे चौड़े बर्तन में भरते, तो वो पानी क्या होता, तली में बैठता, फैल जाता। किसी बाल्टी में अगर इसको पानी को पलट दें तो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, इतना ऊंचाई तक नहीं होगा। कहने का मतलब ये आकृति तो अलग अलग हो जाएगी, लेकिन इसका जो आयतन है वो 1 लीटर की है। तो जब बूंद की बात आएगी, ऐसा कई सवाल पूछा जाता है, चाहे पारे का पूछ लिया, तेल का बूंद देता है, पानी का बूंद देता है, बुलबुले देता है, ये सब केस में ऐसे ही सवाल होता है। तो हम आयतन को मान करके लगाएंगे, क्योंकि बूंद जो होगा हमेशा क्या होगा, गोलाकार, तो गोले का आयतन पैक रहेगा वो, तो गोले का आयतन हमें पता है क्या, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो हम गोले के बूंद के हिसाब से ही लगाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना, क्या मानेंगे,
मान लेंगे कि जो बड़ी बूंद है वो और जो छोटी बूंद है वो, तो लिखेंगे प्रत्येक बूंद की जो छोटी बूंदें हैं, माना प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, तथा एक बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ये मान लेते हैं इतना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम लोग त्रिज्या मान लेंगे तो अब आएंगे फार्मूला पे, नहीं लिखेंगे कि 27 गुणित छोटी बूंदों का आयतन, यानी 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, ये लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखेंगे, हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से अब 27 इंटू छोटी बूंदों का आयतन, तो बूंद यानी गोलाकार आकृति का होगा ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, छोटी बूंद के लिए क्या माना मैंने त्रिज्या, स्मॉल आर, ठीक है। और इधर एक बड़ी बूंद है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो अब देखिए ये पूरा इतना और ये पूरा इतना सेम है, यानी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 27 स्मॉल आर क्यूब, इधर कैपिटल आर क्यूब केवल। तो अब दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे, घनमूल लेंगे तो कैपिटल आर बराबर 27 किसका घन होता है, 3 का, तो 3 स्मॉल आर हो जाएगा। कितना बन जाएगा, कैपिटल आर बराबर 3 स्मॉल आर बन जाएगा, ठीक है ना। ये हम कहेंगे 3 स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बन जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे, बूंद पर क्या लिखेंगे, फिर से डाटा लिख सकते हैं। बूंद के आवेश की बात कर रहा है ना, विभव को आवेशित किया जाता है कितना वोल्ट से, 10 वोल्ट से, ठीक है ना। इन 27 बूंदों को 10 वोल्ट से आवेशित कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे छोटी बूंद या बड़ी बूंद। चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोटी बूंद भी लिखा सकते हैं, बड़ी बूंद भी, क्योंकि छोटी बूंद ही मिलकर के बड़ा बूंद बन रहा है ना। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, बड़ी बूंद पर आवेश, इसको हम कैपिटल क्यू से कह रहे हैं, कैपिटल क्यू से मान ले रहे हैं, क्या है 10 वोल्ट है ना, क्या है 10 वोल्ट है। तो मान लेते हैं कि एक छोटी बूंद पे कितना है, क्यू आवेश है, स्मॉल क्यू, तो ये 27 स्मॉल क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। 27 स्मॉल क्यू इसको हम मानेंगे, ठीक है। 27 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बराबर मानेंगे इतना। अब इसको फिर से हल करते हैं, ये सूत्र की जगह हमने ये हल किया, ठीक है ना। अब इधर फिर आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हमने आवेश लिख दिया, तो अब हमारा बात क्या काम, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या काम रहेगा, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, छोटी बूंद पर वैद्युत विभव, क्या लिखेंगे पहले, छोटी बूंद पर वैद्युत विभव, छोटी बूंद पे वैद्युत विभव निकालेंगे, तो ये स्मॉल आर यहां पर त्रिज्या है, तो v बराबर क्या जाएगा फार्मूला 1/4 स्मॉल क्यू बटे के आर, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इतना ये बना लेंगे, और इसके बराबर हम क्या है, इसका मान क्या है 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट समीकरण नंबर 1 हम लोग बना लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। फिर बड़ी बूंद के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से बड़ी बूंद पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव v बराबर, चलिए हम लोग v1 और v2 भी कर सकते हैं, v या v डैश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम v डैश कर लेते हैं, बड़ी बूंद के लिए v डैश कर लेते हैं, 1/4 और q अपॉन स्मॉल r। लेकिन अब यहाँ पर हमारा q क्या था, कैपिटल था, और r भी क्या था, कैपिटल था, ठीक है। इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है, मान भरेंगे और मान भरना पड़ेगा। चलिए नीचे लगा लेते हैं, v डैश बराबर 1/4 और ये 27 q और इधर 3 स्मॉल r आ रहा है, क्योंकि हमने ये मान रखा है कैपिटल R के बराबर 3 स्मॉल r और कैपिटल Q के बराबर 27 स्मॉल q माना है, ठीक है ना। तो हम इसको जब हल करते हैं तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं v डैश बराबर ये 3 9 27 9 इंटू 1/4 इंटू q बटे के r। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की अगर हम तुलना करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 का अगर हम तुलना करते हैं, या ऐसे कर दें कि समीकरण 1 से यहाँ पर समीकरण 2 में मान भरते हैं, तो हमारा क्या जाएगा, इस पूरे का वैल्यू 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर पूरा वैल्यू क्या भर सकते हैं, 10 वोल्ट भर सकते हैं। तो v डैश बराबर हमारा क्या जाएगा 9 इंटू 10 बराबर 90 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि v बराबर 1/4 इंटू q बटे स्मॉल r का मान जो है 10 वोल्ट दे रखा है।
तो ये सेम चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पूरे की जगह पे हम 10 भर सकते हैं, तो 9 पहले से था और 9 10 में 90 वोल्ट हो जाएगा, यानी जो बड़ी बूंद होगा उस पर जो विभव होगा वो 90 वोल्ट होगा। ठीक है, इस तरह से ये बात। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसे भी देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसे इरेज करेंगे फिर बताते हैं लास्ट 5वां क्वेश्चन। हाँ देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन हमने लिख रखा है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन है एक पदार्थ के अणु में 10 के घात -29 कूलाम इंटू मीटर का स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और कह रहा है कि 10 के घात 6 वोल्ट प्रति मीटर परिमाण के एक शक्तिशाली स्थिर वैद्युत क्षेत्र को लगाकर इस पदार्थ के एक मोल को ध्रुवित किया गया है। अचानक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री के कोण से बदल दी जाती है। तो क्षेत्र की नई दिशा में द्विध्रुवों को पंक्तिबद्ध करने में उन्मुक्त ऊष्मा का आकलन कीजिए। ऊष्मा ऊर्जा का आकलन कीजिए और नमूने का ध्रुव 100% माना जा सकता है। हमने एक सवाल दे रखा है कि एक पदार्थ के अणु में 10 के घात -29 कूलाम इंटू मीटर का स्थायी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर परिमाण के एक शक्तिशाली स्थिर वैद्युत क्षेत्र को लगाकर इस पदार्थ के एक मोल को ध्रुवित किया गया है। अचानक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण से बदल दी जाती है। तो क्षेत्र की नई दिशा में द्विध्रुवों को पंक्तिबद्ध करने में उन्मुक्त ऊष्मा ऊर्जा का आकलन करना है और नमूने का जो ध्रुव है उसको हम 100% तक मान सकते हैं। ठीक है, यानी उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो 100% 100% सही है। ठीक है, तो अब सवाल को हम हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले क्या करना है, जो डाटा हमें दिया है उसको हम लिखते हैं। ठीक, सॉल्व कीजिए। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है प्रत्येक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक पदार्थ के अणु में इतना कूलाम इंटू मीटर का स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या लिखेंगे, प्रत्येक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, ये क्या दे रखा है, 10 के घात -29 कूलाम इंटू मीटर इतना दे रखा है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर परिमाण के एक शक्तिशाली स्थिर वैद्युत क्षेत्र करा। अब लिखेंगे पहले
अच्छा, पदार्थ के एक मोल को ध्रुवित भी किया गया है, वैद्युत क्षेत्र लगाकर पदार्थ के एक मोल को ध्रुवित किया गया है, ठीक है ना। तो पहले एक मोल को लिख लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे पदार्थ में या पदार्थ की, क्या लिखेंगे, पदार्थ की एक मोल लिखेंगे, पदार्थ की एक मोल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, पदार्थ की एक मोल में अणुओं की संख्या क्या होती है, अणुओं की संख्या लगभग 6 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23 होता है, इतना है ना। लेकिन हम लोग यहाँ सीधे सीधे 6 × 10⁻23 अणु लिख लेंगे, एक मोल में इतने अणु होते हैं, ठीक। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए एक मोल मात्रा में, एक मोल मात्रा में उपस्थित, एक मोल मात्रा में उपस्थित अणुओं की कुल, क्या वैद्युत क्षेत्र लगाकर है, तो लिखेंगे अणुओं का कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अणुओं का कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, आघूर्ण को P से दिखाते हैं, P बराबर, ये कितना रखा है 6 × 10⁻23, ये संख्या था एक मोल का, 6 × 10⁻23 और क्या था 10⁻−29, क्या है × 10⁻−29 इतना है। तो अब क्या हो जाएगा, पूरा पूरा हल करेंगे तो 29 में से 23 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻⁻6, 29 में से 23 तो -6 बच जाएगा, ठीक इतना। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, क्या होता है कूलाम इंटू मीटर, यहाँ मैंने लिख रखा है। वैद्युत क्षेत्र ई से दिखाते हैं, यह 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर, इतना दे रखा है। अब हमें क्या करना है, करेंगे अचानक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री के कोण पर बदल दिया गया, घुमा दिया गया, तो लिखेंगे प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा, पहले जब ये घुमाया नहीं गया है उसके पहले क्या था वो हम करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए प्रारंभ में क्या लिखेंगे, प्रारंभ में स्थिति ऊर्जा, U फर्स्ट में U1, ठीक है ना, U से दिखाते हैं यूनिफॉर्म एनर्जी U से, और U1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है स्थिर ऊर्जा, उसको होता है -PE cos थीटा, -PE cos थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या भरने वाले हैं, -PE, P का मान क्या है 6 × 10⁻⁻6 × E का मान क्या है 10⁻+6 अभी जस्ट लिखा है, और इंटू cos थीटा का मान, तो cos थीटा का मान अब क्या है, स्थिर कहीं घूम नहीं रहा है, तो cos थीटा का मान cos 0 डिग्री, cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है ना, cos 0 क्या लिखेंगे cos 0 डिग्री, तो इसे हल करेंगे तो अब देखिए cos 0 का मान 1 होता है, और ये सेम चीज घट जाएगा, क्या बचेगा -6 बन जाएगा -6 इतना आ जाएगा, और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है इतना जूल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और है, आगे हम देखते हैं। क्षेत्र की दिशा अब क्या कर रहा है, 60 डिग्री घुमा दी जाती है, बदल दी जाती है, तो 60 डिग्री घुमा दी जाती है, तो क्या बन जाएगा, क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री के कोण से बदल देने पर ना, क्या लिखेंगे क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री के कोण पर बदल देने पर स्थिति ऊर्जा, बदल देने पर स्थितिज ऊर्जा U2, स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे दूसरा वाला U2 -PE cos थीटा होता है, -PE cos थीटा, तो क्या हो जाएगा -P का मान 6 × 10⁻⁻6 × E का मान 10⁻6 × cos थीटा, cos क्या हो जाएगा cos 60, तो cos 60 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, तो हो जाएगा -6 × ये पूरा कैंसिल हो गया, और × 1/2, तो 2 से ये कटेगा -3 जूल आ गया, -3 जूल आ गया, ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, और -3 जूल आ गया। अब बोला है कि क्षेत्र की नई दिशा में द्विध्रुवों को पंक्तिबद्ध करने में उन्मुक्त ऊष्मा ऊर्जा का आकलन कीजिए और नमूने का ध्रुव इतना। तो अब हमें इनका अंतर ज्ञात करना है, परिणामी ज्ञात करना है।
ये हमारा u1 इतना आया था और हमारा u2 इतना आ गया, तो अब हम क्या निकालेंगे, u2 माइनस u1 है ना, उन्मुक्त ऊष्मा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उन्मुक्त ऊष्मा बराबर u2 माइनस u1। तो u2 का मान कितना था, u2 का मान -3 है और -3, u1 का मान कितना -6, तो -3 और -1 से +6 यानी बराबर क्या आएगा, प्लस में 3 जूल आंसर हमारा बनेगा। तो फाइनली आंसर हमारा क्या बनेगा, 3 जूल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये रहे आज हमारे 5 क्वेश्चन जो कि बहुत ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और आपका वैद्युत विभव का पहला वीडियो हमने बना रखा है, थ्योरी और फार्मूला सारा चीज शार्ट में एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन वाला, और उसी पे हमारे आज 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आप इनको देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, इनमें से कोई ना कोई एक अवश्य क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, और ज्यादा ज्यादा हम इतना कहेंगे कि आप हमारे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लोगों में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।